warm good evening to all the soul captains. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, and I welcome all of you to Sir. this very informative and knowledgeable session. तो अभी आप एक गाना सुन रहे थे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो कुछ ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इन विच वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि अगर किसी को थायराइड होता है तो क्यों होता है, और जब एक बार हो जाता है तो कितने दिनों तक रहता है, क्या हमें दवा खानी चाहिए, क्या दवा नहीं खानी चाहिए, इसके और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बहुत सारे सीक्रेट आज रिवील करने वाला हूं मैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी अलर्ट एंड अ गुड लिसनर, क्योंकि आप जानकारी लेंगे तो शायद किसी और को भी आप वो जानकारी शेयर कर पाएंगे। तो प्लीज बी फोकस्ड और बाकी सारे काम छोड़ करके अगले 1 घंटे तक आप इस सेशन पे फोकस करें। तो पहले जानते हैं कि थायराइड है क्या। व्हाट इज थायराइड, किस चीज को हम थायराइड कहते हैं। अब देखिए, दो इंसान हैं। एक इंसान जो है वो बहुत तेज तरार है, बहुत काम करता है, और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा लेजी लेजी सा रहता है, उसको काम करने का मन नहीं करता है, थका थका सा रहता है। इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो दोनों इंसानों में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो एक इंसान को फुर्तीला, एनर्जेटिक सब बना रही है और दूसरे को लेजी। कुछ तो ऐसे बात होगा। तो वो चीज है पेस मेकर ग्लैंड और पेस सेटर ग्लैंड, जो कि आपका थायराइड ग्लैंड है। ये क्या है? पेस मेकर ग्लैंड है और पेस सेटर ग्लैंड है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और इसी की वजह से आप या तो एक्टिव होते हैं या फिर ढीले ढाले से, लेजी से रहते हैं। तो अगर कोई इंसान आपको दिखता है कि वो ढीला ढाला सा है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, सोचता बहुत सारा है, कर कुछ नहीं पाता है, तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान के अंदर थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, थायराइड उसको हो चुका है। ठीक है। तो थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैं वो भी बताऊंगा कि एंडोक्राइन क्या होता है। इसका काम होता है कुछ सर्टेन हार्मोन्स को रिलीज करना, और ये हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप जितना खाना खा रहे हैं, क्या सारे न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पा रहा है और उसे यूज कर पा रहा है, एक्शन में ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है। खा खूब रहे हैं, शरीर में लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत खराब है। तो ये आप समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड की, जो आपके गर्दन में यहाँ पे है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाने वाला हूं, मैं आपको बस बताने वाला हूं कि थायराइड होता क्या है। और इंडिया के अंदर हर 3 में एक वुमेन को थायराइड है, और हर एक वुमेन जिनको थायराइड है वो थायराइड की गोलियां खा रही हैं। तो उसकी भी हम तहकीकात करेंगे कि गोलियां खाने से क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कितने होते हैं मेन में और कितने होते हैं फीमेल में। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आधे अगर आप नहीं सुन पाए तो आधी चीजें सर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 3 जो ग्लैंड हैं आपके, 3 ग्लैंड आपके दिमाग में होते हैं। यहाँ पे एक है पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या है? ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ये एक सेंसर का काम करते हैं। हार्मोन को कहीं पे भेजेंगे तो दूसरा ऑर्गन एक्टिवेट होगा। तो एक तरह से आप इनको सेंसर मान लीजिए। ग्लैंड्स जो हैं हमारे बॉडी के सेंसर हैं। सेंसर जो हैं हार्मोन्स को रिलीज करते हैं
और दूसरे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो 3 ग्लैंड आपके दिमाग में हो गए। चौथा आपका थायराइड ग्लैंड आपके गले में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका थाइमस ग्लैंड है। उसके बाद एक किडनी के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। और पैनक्रियाज भी आपका एक ग्लैंड है। तो ये सारे मेल और फीमेल में सेम होते हैं। जो लास्ट हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो 2 ग्लैंड होते हैं उनमें डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में, टेस्टिस ओवरीज का। बाकी मेल और फीमेल में सारे ग्लैंड सेम होते हैं। ओके, अब ये जितने सारे एड्रिनल ग्लैंड हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेंस करना, बॉडी में किसी भी चीज को सेंस करना और दूसरी जगह उस मैसेज को पहुंचाना। आप बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझते हैं तो। अब देखिए कि जब किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो क्या होता है। आप ये देखिए कि साइज जो है आपके थायराइड ग्लैंड का वो बड़ा हो जाता है, और आंखें जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। मतलब केवल आप चेहरे को देख के किसी को बता सकते हैं कि उसे थायराइड है कि नहीं है। अगर उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं तो आप समझ लीजिए कि उसे थायराइड की समस्या है। दूसरी, गले का जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो गया, बाहर निकल गया है, तो समझ लेना है कि उसको थायराइड हो चुका है। ये 2 मेजर सिम्टम है जो बाहर से ही दिख जाते हैं। अगर वो एक सर्टेन स्टेज को क्रॉस कर चुका है। हालांकि बिगिनिंग में इतने सारे सिम्टम्स जो बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, उसके और भी कई सारे सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो करता क्या है? ये अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। पहला हार्मोन जो ये रिलीज करता है वो है T4। तो आपने देखा होगा जिसको थायराइड की समस्या है वो T3, T4, TSH 3 तरह के टेस्ट कराता है। तो ये पहला जो हार्मोन है वो है T4, जिसका केमिकल नेम है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये थायरॉक्सिन जो है वो क्या करता है? ये बाकी जो हार्मोन्स हैं उनको बनाने में मदद करता है, और इसे प्राइमरी हार्मोन कहा जाता है, मेन हार्मोन। एंड इट कैन कन्वर्ट टू T3 थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डीऑक्सीडेशन एंड डी आयोडाइनेशन। आयोडाइनेशन मीन्स जो भी आप आयोडीन खाएंगे उस आयोडीन को पचाएगा और बॉडी में रेगुलेट करे। आयोडीन जो आपके नमक में होता है। अगला हार्मोन जो ये रिलीज करता है T3 हार्मोन, जिसे ट्राई आयो डाइथेरोइन हार्मोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन है। तीसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के मात्रा को भी रेगुलेट करता है। आपके शरीर में कैल्शियम कम है या कैल्शियम ज्यादा है। तो देखिए, जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उनको जनरली उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनके नाखून जो होते हैं बड़े फ्रेजाइल होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड का काम है कैल्शियम को रेगुलेट करना, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करना। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है हो सकता है उनको कैल्शियम की गोलियां लेनी पड़े। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जिनको थायराइड हुआ उनको कैल्शियम की समस्या होनी ही होनी है। मेनली आयोडीन की कमी होती है शरीर के अंदर तो भी आपको थायराइड हो सकता है। खासकर अगर आप व्हाइट सॉल्ट खाते हैं, उजला नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो चांसेस हैं कि आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम पड़ जाए, क्योंकि उसमें आयोडीन जो है वो आर्टिफिशियल आयोडीन मिलाया जाता है जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सोडियम क्लोराइड के अंदर आर्टिफिशियल आयोडीन अलग से मिलाया जाता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन डाइजेस्टिबल होता है।
अगर वो बहुत ही अच्छे ब्रांड का नमक नहीं है। सो यू कैन नेवर ट्रस्ट कि किस ब्रांड का नमक अच्छा है, किस ब्रांड का नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट आयोडीन इन एवरी साल्ट। तो यहाँ पे मेरी एक आपसे सलाह है कि आप सोडियम क्लोराइड उजला नमक छोड़ करके पिंक हिमालयन सॉल्ट लेना शुरू कीजिए। आप बाजार से उसके चंक्स खरीद सकते हैं और घर पे उसको पाउडर बना के यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आयोडीन जो है नेचुरली भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड आयोडीन उसके अंदर होता है, जिसको बॉडी बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। और चूंकि आप घर पे लाके उसे पीस रहे हैं तो आपको ट्रस्ट भी है कि हाँ हम बिल्कुल सही चीज ला रहे हैं। तो ये तीन हार्मोन जो है मेनली हमारे थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा थायराइड जो है और क्या क्या फंक्शन करता है हमारे शरीर में। पहला तो मैंने बताया कि आपके मेटाबॉलिज्म को सही करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब भी मैंने बताया कि आप जितना खाना खा रहे हैं उतना खाना आपका बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरा है आपके हार्ट के रेट को भी कंट्रोल करता है। अब आपका अगर हार्ट बीट बढ़ा हुआ है या हार्ट बीट घटा हुआ है, इसका मतलब आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला, डाइजेशन और थायराइड दोनों भाई भाई हैं, जुड़वा भाई। डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तभी थायराइड होगा। ऐसा कोई इंसान में नहीं मिलेगा आपको जिसको कि थायराइड है और डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है। पहले डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और फिर थायराइड बाद में आता है, छोटा भाई। डाइजेशन बड़ा भाई। बॉडी का टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। कभी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी ठंडा ठंडा सा लगेगा, कभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर वेरिएशन विल बी देयर। ब्रेन के डेवलपमेंट में भी ये बाधा डालता है। दिमाग थोड़ा कम हो जाना होना शुरू हो जाता है। जिनका थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनका दिमाग जो है थोड़ा कम चलता है, मेंटल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाती है। तो अगर किसी को थायराइड है और दिमाग नहीं ठीक से चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो बिल्कुल थायराइड का शिकार है और कोई दिमागी समस्या नहीं है उसको। ठीक है, तो ये दिमागी समस्या थायराइड के साथ फ्री में आती है। स्किन एंड बोन मेंटेनेंस, मैंने बताया कि जैसे ही थायराइड होता है आपका कैल्शियम का रेगुलेशन बंद हो जाता है। तो कैल्शियम कम हो गया तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो आपकी जब हड्डियां कमजोर होंगी तो शरीर में हमेशा पेन रहेगा, हमेशा दर्द रहेगा, लेथार्जिक रहेंगे, लेजी रहेंगे। स्किन का टोन, आपके जो अपर लेयर ऑफ स्किन है बाहर से जो दिखाई देता है, उसमें पिगमेंटेशन आने शुरू हो जाएंगे, धब्बे आने शुरू हो जाएंगे, रैशेज आने शुरू हो जाएंगे, सूखा सूखा सा रहेगा। तो ये सारे फंक्शन है आपके। और अल्टीमेटली फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब जो बच्चा पैदा करने की हमारी जो पावर होती है वो भी इफेक्ट करती है जिनको थायराइड की समस्या है। तो समस्या तो एक है, लेकिन देखिए कि कितने सारे फंक्शन हैं। ये एक छोटा सा ग्लैंड कितनी सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। T3 T4 TSH की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है इनका, वो समझना हमें बहुत जरूरी है। तो जितने मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाए थे अभी आपको, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इन सब का आपस में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या रिलेशन? तो आखिर T3 और T4 कैसे रिलीज होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से, अगर इसको आप समझ लिया आपने तो आपको थायराइड समझ में आ जाएगा। तो ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड T3 तो प्रोड्यूस करता है, T4 भी प्रोड्यूस करता है, कैल्सिटोनिन भी प्रोड्यूस करता है, TSH नहीं करता है। TSH कहां से आता है फिर? तो TSH आता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी आंखों के बिल्कुल पीछे, आपकी आंखों के जो बॉल्स हैं उसके बिल्कुल पीछे है।
चेरी के साइज का होता है, चेरी जो फल आता है चेरी के साइज का, छोटा सा बिल्कुल होता है। दोनों आंखों के बीच में दो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके होते हैं। वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है टीएसएच। अब ये जो टीएसएच है ये सिग्नल देता है किसको? थायराइड ग्लैंड को। क्या करने के लिए? ये तीनों हार्मोन को रिलीज करने के लिए। कौन देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को कि T3 T4 और क्लासिटनिन रिलीज करो। कितना रिलीज करना है वो कैसे पता चलेगा? वो टीएसएच डिसाइड करेगा। अगर टीएसएच ज्यादा है तो T3 T4 कैल्सिटोनिन ज्यादा होंगे, कम है तो कम होंगे। कम है तो भी प्रॉब्लम है और ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम। तो अगर टीएसएच सही है तो T3 और T4 सही होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि रेगुलेटर कौन है? टीएसएच है। टीएसएच क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट करना मतलब उसको जगाना। थायराइड ग्लैंड को जगाने का काम किसका है? टीएसएच का है। टीएसएच क्या है? आपके आंखों के पीछे जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सिग्नल देता है। तो अभी आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि T3 T4 और टीएसएच होता क्या है। T3 और T4 हार्मोन्स आपके थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं, और टीएसएच हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि आपके दिमाग में है, ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि भाई अब समय आ गया है कि तुम टीएसएच का सिग्नल भेजो। अब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें कि अलग अलग इंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे और पीछे, ये टीएसएच भेजता है किसको? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड अब यहाँ से T3 और T4 रिलीज करेगा। T3 T4 अगर जरूरत से कम हो गया तो उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और जरूरत से ज्यादा हो गया तो हाइपर थायराइडिज्म। तो थायराइड भी दो तरह के होते हैं। एक वैसा इंसान जिसके अंदर T3 T4 कम होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और जिसके अंदर T3 T4 ज्यादा होता है तो हाइपर थायराइडिज्म। दोनों में ही प्रॉब्लम है, दोनों ही एक रोग है, हाइपर भी और हाइपो भी। तो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको अलग अलग चार डिजीज में डिवाइड किया गया है। थायराइड जो है वो चार तरह के होते हैं। पहला है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव होता है, पूरा एक्टिवेट नहीं हो पाता। दूसरा है हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें कि आपका थायराइड ओवर एक्टिव होता है। जब हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे और बड़ा होने लगता है, और वो ग्वाइटर के फॉर्म में, घेघा रूप में आपके गले में बड़ा सा ऐसे ग्लैंड बाहर निकल जाता है, और उसके बाद फिर वो उसमें कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो ये चार तरह के डिजीज हैं थायराइड से रिलेटेड। कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड है कि नहीं है? तो आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट के अंदर टीएसएच, T3 और T4 तीन तरह के टेस्ट होते हैं। ये तीनों टेस्ट किए जाएंगे। इनका नॉर्मल वैल्यू जो है ये होता है, अगर नॉर्मल वैल्यू में है तो वेल एंड गुड, और नॉर्मल वैल्यू में नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या किया जाए। अब देखते हैं, हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि आखिर क्या सिम्टम्स हैं, हम कैसे जानेंगे एग्जैक्टली बिना टेस्ट कराए कि हमें थायराइड है कि नहीं है। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि दोनों में ही होंगे, हाइपर है तो भी होगा, हाइपो होगा तो भी होगा। क्या है वो? एक तो फटीग, फटीग मतलब थका थका महसूस करना, हमेशा थका हुआ महसूस करना। इंसोमैनिया, नींद नहीं आना। और हेयर लॉस, बाल का झड़ना। मतलब थायराइड चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, ये तीनों समस्याएं कॉमन है। उसके अलावा हाइपर हाइपोथायराइडिज्म है, अगर थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अंडर एक्टिव है, तो कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। इसका मतलब आप ठंड को सहन करने में असक्षम हो जाएंगे,
या कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आपका वेट कम नहीं होगा। आपकी स्वेटिंग होगी ही नहीं। आप मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन स्वेटिंग कम होगी। कॉन्स्टिपेशन, पेट खराब होने की समस्या, चाहे वो हाइपर है चाहे वो हाइपो है, दोनों में कॉमन है। पेट खराब होना कॉमन है, क्योंकि शुरुआत ही यही से होती है। डिप्रेशन एंड इरिटेशन, ये इंसान हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना शुरू कर देगा। तो ये सब वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। अगर किसी को थायराइड है, अगर आपके परिवार में भी है, तो आपको समझना है कि वो उसके सिम्टम्स हैं, वो एक बीमारी है। इरेगुलर एंड हेवी पीरियड्स, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, नेल टूटने शुरू हो जाएंगे क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई, ज्वाइंट्स में और मसल में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपका फेस जो है वो सूखा सूखा सा दिखाई देगा, पफी दिखाई देगा। ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपर में भी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, जैसे कि वेट लॉस और वेट गेन। हाइपो में वेट गेन होता है, हाइपर में वेट गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, जरूरत से बहुत ज्यादा या जरूरत से बहुत कम। शॉर्ट एंड लाइट पीरियड्स, पीरियड आएंगे बहुत छोटे समय के लिए, आई मीन एक दिन के लिए आएंगे या कुछ घंटे के लिए आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल से कम हो जाएंगे। अब इसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, बिना मतलब के बिना काम किए भी स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी। आंखें बाहर निकल आएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी आंखें। नेल जो है वो चौड़े चौड़े होने लगेंगे, मोटे मोटे होने लगेंगे, और फ्लेक होके ऊपर से लेयर जो है उसकी निकलनी शुरू हो जाएगी। इसमें भी हीट इंटॉलरेंस है, हाइपो में कोल्ड इंटॉलरेंस है, मतलब गर्मी को सहन करना मुश्किल हो जाएगा हाइपर वालों को। यहाँ भी नर्वसनेस है, एंजाइटी है, मसल का कमजोर होना, हार्ट बीट का बढ़ना, और कभी कभी डायरिया भी होना। ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपरथायराइडिज्म। ओके, अब देखते हैं कि अगर थायराइड हो गया और हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन देता है। मोस्टली कॉमन मेडिसिन थायरॉक्सिन मेडिसिन है, किसी को 88 mg, किसी को 75 mg, किसी को कम, किसी को ज्यादा। तो जब भी हम ये मेडिसिन खाना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने थायराइड को ठीक कर रहे हैं, लेकिन होता उल्टा है। क्योंकि डॉक्टर कहता है कि अगर आपको थायराइड हो गया तो जिंदगी भर आपको दवाई खानी है। ये जो डिजीज है ये क्यूरेबल नहीं है, इनक्यूरेबल डिजीज है ये। तो जैसे हम दवा खाना शुरू करते हैं तो साथ में फ्री में क्या मिलता है, हर एलोपैथ दवा के साथ कुछ चीजें फ्री में मिलती हैं जो आप चाहते हुए भी लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट और चेस्ट के अंदर टाइटनेस, अगर आप दवा खा रहे हैं, थायराइड की अगर दवा खा रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको फ्री में है। आपका यूरिन कम होना शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, किसी चीज को घोटने में अंदर दिक्कत शुरू हो जाएगी। नेक के जो आपके वेन्स हैं, आपको लग रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं और खराब हो रहे हैं। थकावट ज्यादा लगेगी, हो सकता है कभी कभी आप फेंट भी हो जाओ, गिर जाओ, चक्कर आके गिर जाओ। हार्ट बीट बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कभी फीवर भी आ सकता है। हीट इंटॉलरेंस बढ़ जाएगा इसमें, और पहले तो था ही, और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से और भी कई सारे आपको देख रहे हैं कि चीजें हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं। इसके साथ साथ विजन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस आ सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, हिप और घुटने में दर्द हो सकता है, बहुत तेज सर दर्द हो सकता है, और कई तरह की तमाम चीजें फ्री में मिलती हैं। तो थायराइड की गोलियां खाते रहना पूरी जिंदगी उसका समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत किया था थायराइड की गोली खाने से और उसके साथ कई सारी बीमारियां आपने फ्री में ले ली, मल्टीपल डिजीजेस। अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, इसलिए मैंने लिखा अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री। जब भी हम
खाना खाते हैं तो जितना जरूरत होता है उतना ही खाते हैं, या फिर कभी कम या कभी ज्यादा भी खाते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर से आपने फूड को निकालना शुरू किया और इस कंटेनर में आपने डालना शुरू किया। ठीक है, ये कंटेनर आपका पेट है, स्टोमक है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कंटेनर आपका पेट है। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने यहाँ से खाना निकाला घर से और पेट में डाल दिया। अब जो खाना आपके पेट में गया, इसको कहीं यूज होना है, बाहर कहीं जाके सेल के अंदर यूज होना है। अब कितना खाना यूज होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आप काम कितना करते हो। अब दिन भर घर में बैठ के सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, या घर में कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, कई सारे और काम करते हैं। तो जितना आप काम ज्यादा करेंगे, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, आसन ज्यादा करेंगे, योग ज्यादा करेंगे, तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। और कम काम करेंगे तो फ्यूल कम खर्च होगा। तो मान लो कि आपने इस पेट के अंदर डाल तो दिया ढेर सारा, लेकिन आपने वर्कआउट नहीं किया, तो कंजम्पशन कम हो गया। तो जो बाकी चीजें बच गई, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स बच गए, वो क्या होंगे? वो तो यूज हुए नहीं। तो शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी इमरजेंसी सिस्टम बनाया है भगवान ने। वो उसको रिजर्व में डाल देते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर रिजर्व फ्यूल होता है ना, नॉर्मल फ्यूल खत्म हो गया तो रिजर्व में डाल दो। तो भगवान ने भी एक रिजर्व सिस्टम बना रखा है। दैट रिजर्व सिस्टम इज कॉल्ड एज फैट। आपके स्किन के बीच में ये जो बची हुई एनर्जी है, वो फैट के रूप में जाके स्टोर हो जाती है। आज स्टोर हुई, कल फिर स्टोर हुई, परसों फिर स्टोर हुई, बस स्टोर होते गई, यूज तो हो नहीं रही है। होते 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 फिर आपका पेट निकलना शुरू होगा, चर्बी बढ़नी शुरू होगी, और वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉक्सिन मतलब जहर बनना शुरू हो जाएगा। अब शरीर चाहेगा कि उस जहर को बाहर निकालें, क्योंकि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति भी है जो कि अपने आप को सही कर सकती है। अब देखते हैं कि शरीर को बाहर निकालने का क्या क्या जरिया है। एक तो वो आपके रेक्टम से बाहर निकालेगा, आप पोटी करने जाओगे तो वहां से जहर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, डायरिया, लूज मोशन, जहां जो भी है। दूसरा आपके स्किन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब पसीना निकालेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा जरिया है आपके सांसों के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जितने छेद बाहर से आपको दिख रहे हैं जो कि बाहर निकालते हैं चीजों को, वो हर जगह से वो अपने जहर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो सांसों से बाहर निकालेगा तो क्या होगा? अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, और कई तमाम तरह की सांसों की बीमारियां होगी। इसका मतलब जहर जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। रेक्टम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो हेमरॉइड हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये जो समस्याएं हो रही हैं हमारे शरीर में, वो क्यों हो रही हैं? उस जहर के इकट्ठा होने, और इस जहर का इकट्ठे होने को केमिकल डिजीज एक नाम दिया गया है, टॉक्सेमिया। टॉक्सेमिया मीन्स एनी डिजीज विच इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ टॉक्सिन। हर एक वो बीमारी जो कि टॉक्सिन से, जहर से पैदा हो रही है। तो हमारे शरीर में 99.99999% बीमारियां इसी जहर से पैदा होती हैं। नाम अलग अलग है, रूट एक ही है, जड़ एक ही है। एडिशनल हमने चीजों को इकट्ठा कर लिया, जितना जरूरत थी उससे ज्यादा डाल दिया। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए था, डाल दिया। स्टार्च नहीं चाहिए था, डाल दिया। प्रोटीन नहीं चाहिए था, डाल दिया, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वही जहर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो काम स्टार्ट करता है बॉडी, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अपने जहर को बाहर निकालना। ठीक है, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम कर रहा है, मतलब आपका इंटेस्टाइन, आपका पेट, आपका लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सारे सही काम कर रहे हैं, तो आपका जहर बाहर निकल जाएगा। कभी आपको लूज मोशन होगा
और उस लूज मोशन के सहारे सब कुछ बाहर निकल जाएगा। जैसे कि हम शंख प्रक्षालन करते हैं तो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करते हैं, ताकि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जहर भरा पड़ा है वो बाहर निकल जाए। और जैसे वो बाहर निकलता है आप बिल्कुल हल्का महसूस करने लगते हैं, एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, खराब क्यों है वो भी आपको पता है, क्योंकि आपने जंक फूड जो खा रखे हैं, चाय कॉफी, पेट को जला रखा है। सुबह सुबह 5 बजे उठते ही सबसे पहले चाय पी लो, पेट बेचारा रात भर का थका हुआ है, सुबह सुबह जला दो उसको। तो शुरुआत कौन करता है, आप ही करते हैं, और इसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जहर यहां से बाहर नहीं निकलेगा, तो कहां से निकलेगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, लीवर। अब जिम्मेदारी आ जाएगी लीवर की। शरीर कहेगा लीवर को कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता बंद है, उधर तो मोशन हो ही नहीं रहा है। तो अब लीवर काम करेगा, लीवर इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा किडनी के थ्रू। लीवर और किडनी दोनों साथ में काम करेगा। अब लीवर का एक ही काम नहीं है, लीवर के और भी कई सारे काम है। अब इसको एक एक्स्ट्रा काम दे दिया गया, जैसे किसी ऑफिस में 2 एम्प्लॉइज हैं, एक नहीं काम कर रहा है तो उसका भी काम इसी को दे दो, मतलब वो तो काम कर नहीं रहा है, तुम ही कर लो। तो ये क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, लीवर इज ओवरलोडेड। तो ओवरलोड कर दोगे तो क्या वो दूसरा एम्प्लॉय ले लेगा सारा काम, बोला हाँ भाई दे दो हम कर लेंगे, नहीं लेगा। तो किसी भी ऑर्गन को आप ओवरलोड करेंगे तो वो अपना काम स्लो कर देगा। तो जो दूसरा एम्प्लॉय है जो बहुत काम कर रहा था वो भी अब स्लो हो जाएगा, और लीवर जो है आपका डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब लीवर में भी तो वही ब्लड जा रहा है गंदा वाला, जिसमें कि पॉइजन भरा हुआ है। ऐसा तो नहीं लीवर के लिए अलग से ब्लड है, जितने जहर आपने शरीर में डाले हैं वो सब ब्लड के अंदर सर्कुलेट होकर लीवर में जाके फिल्टर हो रहा है। अब लीवर जाम होना शुरू हो जाएगा, लीवर के ऊपर परत बननी, फैट की परत बननी शुरू हो जाएगी, और लीवर फैटी होना शुरू हो जाएगा, फैटी लीवर, उसी जहर की वजह से, उसी टॉक्सीमिया की वजह से। और फिर धीरे धीरे लीवर भी अपना काम करना स्लो कर दे। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हो गया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हो गया। अब आएगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इस जहर को बाहर निकालने की जिम्मेदारी आएगी सारे ग्लैंड्स के ऊपर, वो छोटे छोटे जो ग्लैंड्स मैंने बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई अब तुम काम करो, पहले दोनों तो फेल हो गए। तो अब जो भी जहर है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, किस ग्लैंड में जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके आंखों के पीछे मैंने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से एक सिग्नल देगा थायराइड ग्लैंड को कि भाई जहर आ गया है, अब मैं टीएसएच रिलीज कर रहा हूं। लेकिन अब जो टीएसएच रिलीज होगा वो जरूरत से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को आदत नहीं है इतने सारे जहर झेलने की, तो वो ज्यादा टीएसएच रिलीज करेगा और आपका टीएसएच हाई हो जाएगा। हाई क्यों हुआ, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, लीवर खराब है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जिसको थायराइड है उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो रहेगी ही रहेगी, उसका लीवर खराब तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप टेस्ट करा लो और प्रूव कर लो। लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होगी तभी थायराइड होगा, अगर ये दोनों सही है तो थायराइड नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, कि ये तो ऐसे छोटे छोटे हैं बेचारे, लीवर इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाया तो ये ग्लैंड क्या कर लेंगे। अब ये भी जाम होना शुरू हो जाएंगे, ये भी डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएंगे, और अब यहीं से हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड बनना शुरू होगा। अब ये भी ओवरलोडेड हो गए। अब ओवरलोड होंगे तो क्या होगा, या तो हार्मोन को कम रिलीज करेंगे या हार्मोन को ज्यादा रिलीज करेंगे, और थायराइड की शुरुआत यही से होती है। तभी आपको रूट पता चला कि आखिर थायराइड होता क्यों है, और हर एक 3 में एक वुमेन को ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है।
ठीक है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आपके लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो खराब हो रही। अब देखिए कि जब आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस खराब होता है, लीवर खराब होता है, तो लीवर के कम से कम नहीं तो 500 फंक्शन होंगे, वो 500 चीजें करता है शरीर के अंदर। और लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि आपकी पृथ्वी का जो डायमीटर है पृथ्वी का, उसका 1.5 गुना हमारे बॉडी के वेन्स को जोड़ दिया जाए, तो हमारे बॉडी के वेन्स की जो लंबाई होगी पृथ्वी के डायमीटर के 1.5 गुना है। तो ब्लड उतना फ्लो होके और तब लीवर में आता है, और उन सारे ब्लड को लीवर को फिल्टर करना होता है। तो ये एक फिल्टर का काम भी करता है। लेकिन जब ये जाम हो गया, इसके ऊपर फैट जमा हो गया, तो ये अपना काम स्लो कर देता है, फैटी लीवर। अब जब ये अपना काम स्लो कर देगा तो खून क्या होगा, कौन साफ करेगा? खून साफ नहीं होगा, खून गंदा का गंदा ही रह जाएगा। अब जब ये गंदा खून आपके ग्लैंड्स में जाएगा तो सिग्नल जो है वो गंदे गंदे ही रिलीज करेगा। जितना सिग्नल रिलीज करना चाहिए या तो ओवर एक्टिव हो जाएगा या तो न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। तो जो आपके शरीर में शुगर गया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट गया वो डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन गया वो डाइजेस्ट नहीं होगा। और डाइजेस्ट नहीं होगा तो या तो आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, या फिर आप अंदर से खोखले होते चले जाएंगे और वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। एनर्जी नहीं रहेगी, केवल वजन बढ़ेगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो इस मिस्ट्री को समझने के बाद आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि आप खुद ही जिम्मेदार हैं अपने थायराइड के लिए। और शुरुआत करते हैं आप अपने लाइफस्टाइल से। सो थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, और इसको रिवर्स किया जा सकता है। जहां से आपने शुरू किया है वहीं से इसको खत्म किया जा सकता है। व्हाट आर द नेचुरल रेमेडीज टू थायराइड डिसफंक्शन? अगर थायराइड खराब हो चुका है, थायराइड ग्लैंड, तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए? इसी के लिए आप यहाँ सेशन में आए हैं, जानने के लिए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। मैंने बताया कि शुरुआत ही यही से होती है, गंदे खाने से, जंक फूड खाने से, स्टार्च खाने से, बहुत ज्यादा फैट खाने से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो थायराइड की होती है वो चाय पीने से, कॉफी पीने से, सिगरेट पीने से, अल्कोहल पीने से, जो भी चीजें जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे। तो जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो टीएसएच रिलीज करना शुरू कर देगा। तो हर एक वो फूड जो आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है, जैसे कि आपका चॉकलेट भी हो सकता है, आइसक्रीम भी हो सकता है, जिसको खाने के बाद आपको बिल्कुल मजा सा आ जाए, वो स्टिमुलेटर है, वो आपके माइंड को स्टिमुलेट कर रहा है। तो उन सारी चीजों को अवॉइड करना होता है थायराइड के अंदर। आपको कॉफी और चाय, निकोटीन एंड कैफीन बिल्कुल बंद करने होते हैं, एब्सोल्युटली स्टॉप। आयोडीन रिच फूड आपको ज्यादा खाने चाहिए, आई मीन पिंक सॉल्ट आपको लेना चाहिए। और किसी भी तरह के टॉक्सिन को अंदर डालना बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा आपको, बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो जो हार्मोन्स टीएसएच है वो एग्जैक्ट मात्रा में रिलीज होगा। अपने हर्ब्स को, स्पाइसेस को बहुत ही वाइजली यूज करना है। बहुत ज्यादा स्पाइसेस, मसालेदार खाना भी बहुत डेंजरस होता है। एक्सरसाइज, आसना, योगा रेगुलरली करना पड़ेगा, ताकि जो जहर है शरीर के अंदर वो जहर बाहर निकल सके। इसमें रेस्ट की भी सलाह दी जाती है कि आप कम से कम 30 दिन से 40 दिन तक, अगर आप रिकवरी स्टेज में हैं, आप रिकवर कर रहे हैं, तो आप रेस्ट कीजिए। भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं तो आप कभी ठीक नहीं होंगे। भाग के यहाँ जा रहे हैं, भाग के वहां जा रहे हैं, जिंदगी में फुर्सत ही नहीं है, तो ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। विटामिन रिच फूड खाने चाहिए। इसके अलावा योगा थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके थायराइड को 3 से 4 महीने में ठीक कर सकता है।
अगर आपने डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो किया और प्रॉपर आसनों को फॉलो किया। तो कौन कौन से आसन हैं जो कि आपको करने चाहिए? तो ये सारे आसन जो लोग सुबह सेशन में ज्वाइन करते हैं वो करते हैं। तो ये पहला आसन मार्जरी आसना जो आप करते हैं, वेरी गुड फॉर थायराइड। दूसरा ये आसन हम करते हैं उष्ट्रासना, कैमल पोज, दिस इज हाफ कैमल पोज। तीसरा आसना नौकासना, दैट वी डू इन द मॉर्निंग। चौथा आसना हलासना, sometime we do in the morning time. Next asana cobra pose, भुजंगासना। तो आप देखेंगे जितने सारे आसन हैं, अर्ध चक्रासना, वो सारे के सारे हम लोग करते हैं। तो जो लोग सुबह के सेशन में, उनको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको थायराइड है, अगर है तो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट इज योग निद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट आसना योग निद्रा। तो अगर आप डेली कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए देते हैं, योगासना, प्राणायाम, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट लेते हैं और षटकर्मा, संजीवनी क्रिया, शंख प्रक्षालना, वेट पैक, ये सारी चीजें करते हैं, तो आराम से 3 महीने के अंदर थायराइड को ठीक किया जा सकता है। बट इट शुड बी प्रॉपर डिसिप्लिन, बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं। तो क्या हर कोई इसको कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, कोई बताएगा मुझे सबके बस की बात क्यों नहीं है? एनीवन? इसको ठीक करना सबके बस की बात क्यों नहीं है? सर जो अपने को ठीक करना चाहता है वो कर पाएगा। नहीं, ठीक तो सब कोई करना चाहता है कि हम बीमार हैं तो ठीक हो जाएं। तो सुबह सुबह उठ के ये योगासन करेंगे तब ना ठीक होगा। कर नहीं पाता है, क्यों नहीं कर पाता है? जिंदगी में फुर्सत ही नहीं है तो कहाँ से कर पाएगा? बाकी सारी चीजें बाद में है, काम पहले है। हेल्थ जो है सबसे लास्ट में आता है। ये सारे काम करने से अगर कोई हाथ खाली बचेगा, तब देखेंगे कि क्या होगा अपना। सर और जब पता चलता है, हाँ जी, तो कोई आसन करेंगे रेगुलर 1 वीक तक, तब ना क्योर हो पाएगा। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि इन सब चीजों से हाथ खाली होगा तब तो करेंगे। कोई हाथ खाली रहेगा तो कुछ काम करेंगे ना। तो हमारी आदत है चीजों को इग्नोर करना, अपने हेल्थ को इग्नोर करना, बाकी सब प्राइमरी है, हेल्थ इज सेकेंडरी। तो जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि हेल्थ होगा तभी ये सारे काम होंगे, हेल्थ शुड बी प्राइमरी, रेस्ट ऑल सेकेंडरी, तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। वेरी ट्रू। सो वी आर नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। और या तो हमारे दिमाग में इतने सारे डिस्टर्बेंस भरे हुए हैं कि हम अपने हेल्थ के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जिस दिन हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हो जाएंगे उस दिन सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ये माइंडसेट है। दूसरा, लोगों को पता ही नहीं है कि उनको थायराइड है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो थायराइड से होके गुजर रहे हैं। जब सर के ऊपर पानी गुजर जाता है, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, तब उनको समझ आता है चलो टेस्ट कराते हैं। और डॉक्टर तो देख के पता लग जाता है बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, जरूर उसको थायराइड होगा, चलो थायराइड लिख दो। तो अवेयरनेस होना भी जरूरी है। तो ये मेरा जो मिशन था, ये अवेयरनेस फैलाने का था कि अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम नजर आते हैं तो एक बार जरूर ब्लड टेस्ट कराएं और अपना पता करें कि थायराइड है भी कि नहीं है। अगर है तो सारे उपाय भी मैंने बताए रखे हैं कि कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। और आप योगा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, डाइट प्लान ले सकते हैं और अपने आप को 3 महीने में ठीक कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट थायराइड फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको काफी सारी चीजें जो नहीं पता थी आज पता चली हैं।
अगर और भी कुछ आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी, क्योंकि मैं